मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यूडिटेरिया 7500 प्लस ये बहुकल्पीय प्रश्न है। ये मार्केट में बुक आ चुका है दोस्तों। अब बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। इसको नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो इसका प्रश्न के जो लेवल है उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है क्वेश्चन कितना अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है ऑल स्टेट फीसीएस के लिए बीसीएससी, बीपी, एसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्ज़ाम के लिए, यानी सारे कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट ये बुक है। इसमें जो है अभी तक आपको लगभग देखा जाए तो 150 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 150 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और प्रत्येक सेट में सभी विषय का समावेशन है, सभी विषय का क्या है, समावेशन है। तो आइए दोस्तों आज से इसको स्टार्ट करते हैं और पूरा डिस्कशन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। अगर इस बुक का आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी ज्वाइन करके वहाँ टेलीग्राम पे जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 1 है। प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। 30 सितंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति और महासंघ को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था। ध्यान रखेंगे 30 सितंबर 1956 को बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना किए थे। और कुछ समय के बाद जो है बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था राजनीति में प्रवेश के लिए, राजनीति में अपने आप को प्रवेश के लिए जो है इन्होंने स्थापना किया था। तो डेट याद रखेंगे 30 सितंबर 1956 बी आर अम्बेडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी। तो वह सभा जो है इलाहाबाद में हुई थी, वह सभा इलाहाबाद में हुई थी। तो 1920 की खिलाफत कमेटी, ध्यान रखेंगे तो ये खिलाफत आंदोलन क्या था, तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में आलू बंधुओं ने स्टार्ट किया था और जिनका नाम था आपको मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, ठीक है। तो इतना चीज़ें याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे तो बाल गंगाधर तो शामिल थे, होम रूल लीग की स्थापना में बाल गंगाधर शामिल थे, एनी बेसेंट भी शामिल थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे, एच एस आलकट दिया हुआ तो ये एच एस आलकट शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एच एस आलकट शामिल जो है ये नहीं थे, ठीक है। तो होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जान लीजिए। इसका उद्देश्य था स्वयं की सरकार को प्राप्त करना है, स्वयं की सरकार को जो है प्राप्त करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी के साथ सम्मिलित करना, ठीक है। तो ये होम रूल लीग का स्थापना था। होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 28 अप्रैल 1916 में जो है इसका स्थापना किए थे बाल गंगाधर तिलक। और प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। तो होम रूल लीग से इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। तो नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव आपको प्यारे लाल थे। ध्यान रखेंगे नोआखाली की घटना कब हुई थी, तो नोआखाली की घटना हुई थी आपको 10 नवंबर 1946 में जो है नोआखाली की घटना हुई थी।
ये नोआखाली की घटना जो है हिंदू और मुस्लिम में जो है, हिंदू और मुस्लिम में, ठीक है, नरसंहार हुआ था, ठीक है। और ये जो है बंगला में हुआ था, ये बंगला में हुआ था। बांग्लादेश में एक पड़ता है चटगांव डिवीज़न या चटगांव जिला, ध्यान रखेंगे, चटगांव जिला, और वहीं पे जो है नोआखाली नरसंहार हुआ था, ठीक है। तो इतना चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। ध्यान रखेंगे, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गांधी जी ने स्टार्ट किया था 78 सदस्यों के साथ और 385 किलोमीटर का यात्रा किए थे। 385 किलोमीटर का यात्रा 24 दिनों में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको रचनात्मक कार्यक्रमों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पोस्ट मास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। बाकी जो सभी जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो इसका तो आंसर हो गया ये। तो दुर्गेशन दीनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। आनंद मठ भी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। देवी चौधराइन भी ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ जो है 1882 में जो है इनको जो है लिखे थे। इसमें जो है उत्तर बंगाल में 1773 को सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन किया गया है। इसमें जो है उत्तर बंगाल के 1773 के सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन इसमें किया गया है। और ये वही बुक है जिसमें जो है देशभक्ति की भावना है। और बाद में जो है अंग्रेज इस किताब पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे, आनंद मठ पे प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन बाद में जो है आनंद मठ से प्रतिबंध हटा भी दिया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो वो थे आपको गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1911 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखे थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन ध्यान रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का ही एक गुलाम था मलिक कपूर को जो है दक्षिण भारत की विजय का मुख्य श्रेय मलिक कपूर को जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही सर्वप्रथम 1303 में 1300 जो है 3 में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। और तेलंगाना का जो शासक थे रुद्रदेव द्वितीय। तो ये भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति रमप्पा विद्रोह से संबंधित है? तो रमप्पा विद्रोह से संबंधित है अलूरी सीताराम राजू रमप्पा विद्रोह से संबंधित है। रमप्पा विद्रोह कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 1922 से लेकर के 24 तक चला था। 1922 से लेकर के 24 तक चला था। और ये मद्रास के प्रेसिडेंसी में यह एक आदिवासी विद्रोह था।
यह मद्रास के प्रेसिडेंसी में यह एक क्या था, आदिवासी विद्रोह था और अगस्त 1922 में शुरू हुआ था। अगस्त 1922 में शुरू हुआ था और 1924 में समाप्त हुआ था, क्योंकि आलरू सीताराम राजू जो है पकड़े गए थे और उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। आलरू सीताराम राजू की हत्या 1924 में कर दी गई थी। 1924 में उनकी हत्या कर दी थी और उनके हत्या के साथ ही रमप्पा विद्रोह जो है समाप्त हो गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यदुवेंद्र सिंह। पागल पंथ की स्थापना कौन किए थे? तो यदुवेंद्र सिंह ने पागल पंथ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति के कारण जो है बाबर जीत गया था। ये तुलगमा पद्धति क्या है? तो ध्यान रखेंगे, तुलगमा पद्धति जिसमें जो है पूरी सेना को कई इकाइयों में बांट दिया जाता है। पूरी सेना को कई इकाइयों में जो है विभाजित कर दिया जाता है और चारों तरफ से जो है घेर कर युद्ध किया जाता है। चारों तरफ से घेर कर युद्ध किया जाता है, उसी को कहा जाता है तुलगमा पद्धति। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था आपको 21 अप्रैल ठीक है 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। उसी में जो है बाबर जो है तुलगमा पद्धति इब्राहिम लोधी के विरुद्ध जो है अपनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश का स्थापना किसने किया था? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश का स्थापना किसने किया था? तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको मलिक उल सर्क। मलिक उल सर्क जो है सरकी राजवंश का स्थापना किया था। मलिक उल सर्क जो है सरकी वंश का स्थापना किया था। ठीक है। जौनपुर में जो है स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना कौन किया? तब मलिक उल सर्क। ठीक है। कब स्थापना किया था? तो 1394 में 1394 में जो है इसका स्थापना किया था और इसकी जो है मृत्यु हो गई थी आपको 1398 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मलिक उल सर्क की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1398 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान प्राप्त हुए हैं। तो अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का शवदान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं जारवे संस्कृति से। जारवे संस्कृति से जो है प्राप्त हुए। जारवे संस्कृति से प्राप्त हुए। जारवे संस्कृति एक जो है ताम्रयुगीन सभ्यता थी। जारवे संस्कृति जो है ताम्रयुगीन, ध्यान रखेंगे, ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी? तो ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जिसे पहली बार महाराष्ट्र में खोजा गया था। जारवे संस्कृति को पहली बार कहाँ खोजा गया था? तो महाराष्ट्र में खोजा गया था। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, खोजा गया था और ये मालवा क्षेत्र तक फैला हुआ था। मालवा यानी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तक फैला हुआ था। ठीक है। जोरबा महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक गांव भी है। ध्यान रखेंगे, जोरबा जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक गांव भी है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो स्थल है, जो जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा जो स्थल है वो कहाँ पे है? तो दैमाबाद में। ध्यान रखेंगे, जारवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे है? तो दैमाबाद में है। दैमाबाद में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। और ये सभ्यता को माना जाता है कि 1800 से लेकर के 900 के बीच में जो है ये सभ्यता थी। 1800 से लेकर के 900 ईसा पूर्व के बीच में जो है जारवे संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है?
तो ध्यान रखेंगे गुप्त लोगों का जो है भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान जो है अधिक है। भागवत धर्म जो है वासुदेव कृष्ण को जो है संस्थापक माना जाता है। भागवत धर्म का संस्थापक वासुदेव कृष्ण को जो है माना जाता है। ठीक है, भागवत या वैष्णव धर्म भी इसको बोला जाता है। भागवत संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय भी इसको बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे। अब गुप्त राजाओं के शासनकाल में जो है ये अपने चरमोत्कर्ष पे था। गुप्त राजाओं के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे, तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त। नेक्स्ट है धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप आपको स्थित है सारनाथ में। ध्यान रखेंगे, धमेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ है? तो सारनाथ यूपी में पड़ता है। यूपी यानी वाराणसी में, यूपी के वाराणसी, ठीक है, वाराणसी से 13 किलोमीटर दूरी पे जो है सारनाथ है। ठीक है, 13 किलोमीटर दूरी पे सारनाथ है। और वहीं पे अशोक जो है, अशोक ने एक स्तूप बनवाया था जिसे क्या कहा जाता है? धमेक स्तूप कहा जाता है। और सारनाथ में ही गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश दिए थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और उसी की पहचान के लिए जो है धमेक स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह सुल्तान था आपको अलाउद्दीन खिलजी, जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब था? तो ध्यान रखेंगे 1296 से लेकर के 1316, 1296 से लेकर के 1316 तक। और अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसप था। ध्यान रखेंगे, अली गुरसप इसका बचपन का नाम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिका महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिका महासागर, और इसी को बोला जाता है अंध महासागर भी बोला जाता है। अटलांटिका महासागर को भी क्या बोला जाता है? अंध महासागर भी बोला जाता है। और अटलांटिका महासागर की आकृति कैसी होती है? तो एस आकार की होती है इसकी आकृति, ये भी याद रखेंगे। और अटलांटिका महासागर जो है महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिका महासागर महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा है। और पहला कौन है? तो पहला है प्रशांत महासागर। पहला कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। और महासागरों की संख्या कितनी है? तो 4 महासागर हैं। कौन है? तो अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, उसके बाद जो है हिंद महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। तो भावर क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 18 नंबर का आंसर हो जाएगा गिरिपद स्थित है। ठीक है, शिवालिक शैली समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र स्थित है और इसी में जो है गिरिपद स्थित है। ठीक है, तो शिवालिक शैली जो है उत्तर भारत के मैदान में स्थित है और उत्तर के मैदान का सबसे उत्तरी एवं ऊंचा भाग है। ध्यान रखेंगे, उत्तर के मैदान का सबसे उत्तरी और सबसे ऊंचा भाग कौन है? तो ये भावर का क्षेत्र कहलाता है और उसी से लगा हुआ है क्षेत्र, उसी को कहा जाता है गिरिपद स्थिति का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं? निम्नलिखित में कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं? तो सौर परिवार से संबंधित है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और ग्रह भी संबंधित है। ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8।
तो क्षुद्र ग्रह और ग्रह और धूमकेतु ये जो है सौर परिवार से संबंधित है, धूमकेतु। बाकी ये निहारिका दिया हुआ है तो ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 क्या है, तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में दिया गया है, जो नीति निर्देशक यानी भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का ये अंग है, ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 98, तो अनुच्छेद 98 जो है संबंधित है संसद सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय से संबंधित है। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नागरिकों की शिकायतें। नागरिकों की शिकायतें जो है राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। बाकी जो है राज्य सरकार का नियंत्रण होता है विधि निर्माण पे, आर्थिक मामले पे और कार्मिक मामले पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो कूट के साथ इसको देखते हैं। ठीक है, कौन सा कथन जो है गलत बोल रहा है, तो 22 का आंसर हो जाएगा इसका जो है डी। ठीक है, ये कथन जो है गलत है। ठीक है, ये कथन आपका गलत, तो इसका 22 का ये डी हो जाएगा। ठीक है, बी सी और डी ये तीनों कथन क्या है, गलत है। बाकी ये जो है सही है। मौलिक अधिकार में पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, तो ये कथन क्या है, ये कथन सही है। और बाकी ये सब कथन जो है आपको गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है, तो 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 23 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन। सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन, ठीक है, 97वें संविधान संशोधन से ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानूनी कब पारित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1996 ईस्वी में पारित किया गया था। जब यहाँ अनुसूचित क्षेत्र तक का विस्तार लगा दे तो 1996 हो जाएगा। लेकिन भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया था अगर पूछ ले तो 1992 हो जाएगा, 1992 हो जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट में लगा दिया अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, तो 1996 में हो जाएगा। तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाला है, तो दोनों याद रखिएगा। 1952 में भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून पारित किया गया था और अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार के लिए 1996 में पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई एक डैश है, तो ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। ध्यान रखेंगे, स्पिरिट क्या है, अत्यंत वाष्पशील है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब
तो जब जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में प्रवाहित करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। धातु और संबंधित रोग दिया हुआ है। तो ऑर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर होता है। ऑर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर। कैडमियम से मस्तिष्क का सूजन होता है। कैडमियम से फिर से एक बार देखते हैं। ऑर्सेनिक से जो है आपको फेफड़े का कैंसर होता है। कैडमियम जो है हड्डियों का कमज़ोर होना। कैडमियम हड्डियों का कमज़ोर होना। पॉलीविनाइल क्लोराइड से जो है श्वसन संबंधी समस्या होता है। अब बेरियम से जो है मस्तिष्क सृजन होता है। बेरियम से मस्तिष्क सृजन होता है, सूजन होता है, मस्तिष्क सूजन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो इसको कहते हैं एस्ट्रीकरण। ध्यान रखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्ट्रीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो मिलाकर के रखा जाता है वाइंडर वाल्स बलों द्वारा। ध्यान रखेंगे, वाइंडर वाल्स बलों द्वारा। और वाइंडर वाल्स एक वैज्ञानिक थे जो उन्हीं के नाम पर भी ये पड़ा है, वाइंडर वाल्स बलों द्वारा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ग्रेफाइट में परतों का एक दूसरे से मिलाने के लिए वाइंडर वाल्स बलों का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है? तो ये है आपको सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा आपको उपकला ऊतक। उपकला ऊतक से जो है ग्रंथियों का निर्माण होता है। उपकला ऊतक उसे कहते हैं, उपकला ऊतक जो है विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करता है। उपकला ऊतक जो है विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करता है, उसे उपकला ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो लाइसोजाइम जो है मनुष्य के लार में उपस्थित है और ये जो है प्रतिजीवाणु कारक है। प्रतिजीवाणु कारक है, यानी जितने भी जो है भोजन में उपस्थित जो भी जीवाणु रहते हैं उसको जो है ये मार देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का खुलना या एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो पौधों में रंध्रों का खुलना या बंद होना ये निर्भर करता है आपको स्फीति दाब पे। ठीक है, स्फीति दाब पे। जब पौधों के पत्तियों में जो है ज़्यादा पानी भर जाता है या ज़्यादा जल भर जाता है तो फिर उसका वाष्पीकरण जो होता है, यानी उसके रंध्र जो है क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं और वहाँ से पानी जो है निकल जाता है। और जैसे ही पानी निकल जाता है तो रंध्र क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पे निर्भर करता है। स्फीति दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो फूल का कौन सा एक अंग या भाग है? तो स्त्री केसर जो है फूल का अंग या अंश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सफ़ेद फास्फोरस जो है यह एक विषैले पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है।
इसका प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी दोनों ऑप्शन इसका सही है। तो इसमें कथन सही पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है। तो सामान्य ठंड में निम्नलिखित में कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हिस्टैमिन। ध्यान रखेंगे हिस्टैमिन जो है नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है, हिस्टैमिन। नेक्स्ट है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। तो केंद्रक कला का निर्माण जो है आपको अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा होता है। केंद्रक कला का निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लासिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। तो लासिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है। तो ये जो है संवहनीय ऊतक का उदाहरण है, संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। तो खुला बाजार परिचालन जो है ये आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। ध्यान रखेंगे खुला बाजार परिचालन करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। तो पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से तारापोर समिति ने किया था। कौन समिति ने किया था। तो तारापोर समिति ने किया था। ठीक है तो याद रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे तारापोर समिति पहली बार जो है 1997 में आरबीआई द्वारा एक सिद्धांत के रूप में निर्धारित किया गया था। एक सिद्धांत के रूप में जो है 1997 में निर्धारित किया गया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है आपको एच बैरोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट जो है पारिस्थितिकी उष्ण स्थल पश्चिमी घाट माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस आपको मनाया जाता है 21 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क आपको जो है कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है कच्छ के रण में। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ पे स्थित है। तो कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। तो ये कहा था आपको महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी का आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। महात्मा गांधी का आत्मकथा क्या है सत्य के प्रयोग। ध्यान रखेंगे सत्य के प्रयोग। और उसी में इन्होंने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। ठीक है तो सत्य के प्रयोग से ही में ही लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। तो द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किए थे आपको श्रीपाद अमृत डॉगे ने किया था। श्रीपाद अमृत डॉगे ने किए थे। नेक्स्ट है भैंस सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। तो भैंस सिंगी नामक जाति जो है ये नागालैंड में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे भैंसा सिंगी नामक जाति ये नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है HDPE का पूरा नाम क्या है। HDPE का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई डेंसिटी पोर्थोलेन। ध्यान रखेंगे हाई
डेनिसिटी, पोर्थेलेन। तो यहाँ तक रहा 50 क्वेश्चन दोस्तों। अब जो है इसमें समरणीय तथ्य दिया हुआ है, तो आपको जो है एक ही वीडियो में ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे आज इसको जो मैं पढ़ देता हूँ। दिया हुआ है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुए कालीबंगन और लोथल से। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुए कालीबंगन एवं लोथल से। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपको इसका आंसर सेट भी उपलब्ध है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मिक्स स्टडी ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।